बेटा, मेरा नाम है समृद्धि और आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है समृद्धि शर्मा क्लास 9th 10th एंड स्पेशली टॉकिंग टू ऑल दी क्लास 10 स्टूडेंट्स। भाई तुम सभी बच्चों ने लाइव प्रोसेस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कशन को इतना प्यार दिया, जहां पर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिस्कशन किया था एंड कॉन्स्टेंटली वहां पर एक कॉमेंट देखने को मिल रहा था, मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कशन करा दो ना। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से मैं आ गई हूँ मेरे क्लास 10th के पूकीज एंड पटैटोस को। तो भाई मेरे आलू चालू बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बेटा आप कितनी भी थ्योरी पढ़ते जाओ बट अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम पेपर में फंस जाओगे। एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस कि सीबीएसई हर साल अपने पैटर्न में बदलाव ला रही है। वो घिसे पिटे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन से अब काम नहीं चलने वाला। आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, बहुत सारे डिफरेंट लेवल के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही बेटा मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूं इस YouTube चैनल पे। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कशन ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फटाफट से भाई सब रेडी हो जाओ। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे बेटा उसके पीडीएफ नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक बारी जरूर उस पीडीएफ को देखेंगे बिफोर गोइंग टू योर यूटी या पीरियोडिक टेस्ट या हाफ ईयरली पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं एंड हो सकता है कि आपके स्कूल एग्जाम में यही क्वेश्चन उठकर आ जाए क्वेश्चन पेपर में। एंड ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा ना तो प्लीज मुझे कमेंट में आकर बताना कि मैम ये तो वही हो गया, आपने जो कराया था ना क्वेश्चन पेपर में आ गया, राइट। तो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। चलिए बेटा, सो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैं आपको बेटा एक चीज बता देती हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या ही हो जाएगा, हमने तो सब पढ़ लिया है, बेटा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हमारा आंसर सही निकलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, राइट। और एक यही चीज है बेटा जो एक एवरेज बच्चे में या बिलो एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में डिफरेंट होती है, द माइंडसेट, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हमें अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ यार मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बच्चा कॉन्फिडेंट होकर पेपर में बैठता है। और जब वो कॉन्फिडेंट होकर पेपर में बैठता है ना, वो पेपर में अच्छा भी परफॉर्म करके आता है। और तुम अगर डरे बैठते हो पेपर में तो भाई कॉन्फिडेंस नीचे है ना, तो आती हुई चीजें भी क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं। तो भाई माइंडसेट, मेंटालिटी एलिवेट करनी है, राइट। तो चलिए बेटा, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ढंग से रीड करना है। करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि आपको ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को सेंस करते हैं, बिल्कुल सही। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में होते हैं और स्मेल को सेंस करते हैं, तो भाई बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब रीड कर लो बेटा। गस्टेटरी और फैक्टरी भाई अलग अलग हैं, स्मेल को कैसे सेंस कर सकता है गस्टेटरी रिसेप्टर, दिस पार्ट इज इनकरेक्ट। ऑडिटरी रिसेप्टर्स तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडियो यानी कि साउंड से रिलेटेड होना चाहिए, तो यहां पर ये भी गलत हो गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करता, वो स्मेल को डिटेक्ट करता है एंड ये उल्टा पुल्टा हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। और हर क्वेश्चन के बाद बेटा इस तरीके से आपको नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो मैं इसको नहीं हटा रही हूं। जब आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको ये यहीं पर मिल जाएगा अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। बाकी मैं तो साथ साथ एक्सप्लेन कर ही रही हूं। हलवा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ये कई बारी पेपर में रिपीट भी होता है बेटा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जब सिग्नल एक न्यूरॉन से है ना पास हो रही होती है तो सबसे पहले कहां आती है, तो बेटा सबसे पहले सिग्नल को, नर्व इंपल्स को बेटा डेंड्राइट पे क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, फिर वो सेल बॉडी को पास ऑन करता है, फिर एक्सॉन को और देन एक्सोनल एंड को। एक्सोनल एंड मतलब नर्व एंडिंग, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइनैप्स में केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, तो व्हाट इज साइनैप्स, याद करो बेटा, हमारे कोई भी दो न्यूरॉन एक दूसरे से ऐसे चिपके भी नहीं हुए हैं, उनके बीच में छोटा सा गैप है, निन्नू पिन्नू सा माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, एंड दैट गैप इज नोन एज साइनैप्स। अब साइनैप्स में वो जो गैप होता है किस किस के बीच में होता है बेटा, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये क्या है भाई, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, राइट। तो अब जो दूसरा न्यूरॉन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो एरिया है ना, ये जो मैंने एरिया बनाया बेटा इन दोनों के बीच में खाली जगह, बहुत छोटी सी आपको खाली जगह दिखाई दे रही होगी, दिस
दिस इज साइनैप्स, दिस इज साइनैप्स। अब ये साइनैप्स में क्या होता है, ये साइनैप्स बेटा किसके बीच में है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, वेरी गुड, इस न्यूरॉन का एक्सोनल एंड एंड डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन, तो इसका एक्सोनल एंड, इसका ये एक्सोनल एंड हो गया और इसका डेंड्राइटिक एंड हो गया, तो आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स इन, तो होता क्या है, याद करो बेटा, जब हमारे न्यूरॉन के थ्रू एक नर्व इंपल्स जा रही होती है, मैसेज सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है, तो बेसिकली सबसे पहले वो किस फॉर्म में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कर रहा है, तो हमारे डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, अब नर्व एंडिंग या एक्सोनल एंड ना एक ही बात है, वहां पर आके जब वो जैसे ही पहुंचता है तो उसको आगे गैप देखने को मिलता है, साइनैप्स देखने को मिलती है। अब बेटा मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी को भाई अगर एक तार से पास करें और तार को अगर बीच में से ब्रेक कर दे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ऑन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सेम चीज है बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे नहीं जा पाता, जिसके कारण क्या होता है, वो जब नर्व एंडिंग पे यानी कि एक्सोनल एंड पे पहुंचता है तो एक्सोनल एंड से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और अब फर्दर जो ट्रांसफर है मैसेज का, सिग्नल का, वो केमिकल फॉर्म में होता है, राइट तो बेटा कहां पर आके वो कन्वर्ट हुआ, कहां पर आके कन्वर्ट हुआ, एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड मतलब नर्व एंडिंग, कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, आंसर होगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव अहेड, व्हाट इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स आर्क जब होती है तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले तो बेटा स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर, 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 अब ये किसको देता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन दुन 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 करके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो रिले न्यूरॉन है वहां पर क्या है बेटा, अपने मैसेज को देते हैं, अब रिले न्यूरॉन उसको मोटर न्यूरॉन को देता है एंड फाइनली मसल को क्या है बेटा, सिग्नल मिलता है, तो आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो गया, बाकी सब गलत हो गए। तो भाई ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और आता है पेपर में क्वेश्चन रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको ट्रू यानी कि सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जब आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलस आता है और उस स्टिमुलस को सेंस करने के बाद आप एकदम से कोई रिएक्शन देते हो, गर्म चीज को हाथ लगाया एकदम से हाथ पीछे किया, इसी सडन एक्शन को, रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, कतई ही सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, गड़बड़ है, गड़बड़ बड़गड़, गड़बड़ बड़गड़ है, ये बात बेटा सेंसरी न्यूरॉन के लिए नहीं, मोटर न्यूरॉन के लिए कही जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फॉर रिसेप्टर, अरे भाई गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ बड़गड़ कर दिया, ये बात सेंसरी न्यूरॉन के बारे में होनी चाहिए, गलत हो गई, ठीक है। पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, यानी कि वो रास्ता जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसफर होता है रिसेप्टर से लेके मसल तक या ग्लैंड तक, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो भाई हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रेन, ब्रेन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। और बेटा जितने इस तरीके के क्वेश्चंस आप करोगे ना स्टेटमेंट वाले, सही स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, अरे भाई ये तो गलत हो गया, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है, गलत है, कतई गलत है। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, ये बात सही है बेटा, है ना, हमारे हियरिंग के, स्मेल के, मेमोरी के, ये सारे सेंटर्स जो है बेटा हमारे फोर ब्रेन में होते हैं, वेरी गुड। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड, भाई कॉमा कौन लगाएगा, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला एंड द हाइंड ब्रेन, बिल्कुल सही बेटा, है ना, हमें वॉमिटिंग आ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सलाइवा आ जाना मुंह में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला करता है, विच इज इन हाइंड ब्रेन। ये सब चीजें रीड कर लेना, मेडुला पढ़ लिया, आगे का ढंग से नहीं रीड करा तो बेटा गलती हो जाएगी, यानी कि पूरा ढंग से रीड करना है। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, भाई ये डज नॉट क्यों लिखा है, करता है, ये तो कंट्रोल, ये नॉट लिख के गलती कर दी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। दो स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, गलती करने वाले थे, कैसे क्या सिखाया था क्लास में,
सेरिब्रम सेरिबेलम दो टर्म है, सेरिब्रम सेरिबेलम दो टर्म्स है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। अब इन दोनों टर्म्स में कैसे याद रखोगे बेटा, बेलम में साउंड आ रही है बेल की, बेलम में साउंड आ रही है बेल की, और बेल से याद रखेंगे बैलेंस, बेल से याद रखेंगे बैलेंस, तो सेरिबेलम सेरिब्रम है ना, तो सेरिबेलम में साउंड है बेल की, बेल बैलेंस, बेल बैलेंस, बेल बैलेंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ब्रेन का डायग्राम। ब्रेन के डायग्राम में बेटा फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन और यहां पर था हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में बेटा हमारे है ना, हाइंड ब्रेन बेटा, अगर मैं ब्रेन का डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या रहता है भाई, इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेरिब्रम रहता है, और अब यहाँ पे अपना पोन्स रहता है, एंड देन यहाँ पे ये अपना मेडुला हो गया, और यहाँ से अपनी क्या निकल रही है भाई, यहाँ से अपनी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। तो दिस लोअर पार्ट, दिस पार्ट इज मेडुला, दिस पार्ट इज मेडुला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, मूवमेंट ऑफ शू टुवर्ड्स लाइट, भाई जहां पर लाइट आ गई वहां पर याद रखना एक टर्म यूज होगा फोटो। अब 10वीं कक्षा में हो, इतनी चीजें सीख रहे हो धीरे धीरे, है ना। कीमो मतलब केमिकल, हाइड्रो मतलब वाटर, फोटो मतलब लाइट। तो बेटा जब हमारा शूट लाइट की तरफ ग्रो करता है, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। आगे चलते हैं, मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ए बी कहा जाता है। अब ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट के अंदर तब एक्टिव होता है जब प्लांट को स्ट्रेस हो जाता है, पानी की कमी हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो एब्सिसिक एसिड आएगा और क्या कराएगा, लेंथ करा देगा सेल्स की। अरे नहीं नहीं नहीं, सेल डिवाइड कराना शुरू कर देगा, नहीं नहीं नहीं, इनहिबिट कर देगा ग्रोथ को। क्यों भाई, क्योंकि देखो पानी की कमी है पहले ही, है ना। अब इस टाइम पे बेटा ये सब चीजें, ऐसे फैक्टर्स आ गए हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं, तो एब्सिसिक एसिड आके कहेगा रुको भाई, रुको रुको रुको, आप ग्रोथ रोक दो। क्यों, पानी नहीं है ना, तो आप ग्रोथ कैसे करोगे, चलो रुक जाओ, है ना। तो ग्रोथ को रोक देता है, सीड जर्मिनेशन को रोक देता है, ग्रोथ रुकवा देता है प्लांट की, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not associated with growth of plant? इसमें से प्लांट की ग्रोथ से क्या एसोसिएटेड नहीं है। ऑक्सिन भाई ग्रोथ कराता है, सेल को इलोंगेट करा रहा है, जिब्रेलिन स्टेम की लंबाई बढ़वा रहा है, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ग्रोथ, साइटोकाइनिन सेल की डिवीजन करा रहा है। सब ग्रोथ क्या है बेटा, सब ग्रोथ करा रहे हैं, सब ग्रोथ करा रहे हैं। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ नहीं करवा रहा, ये ग्रोथ रुकवा रहा है, तो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन। अब भाई इसके ऊपर पेपर में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि आयोडीन किसके सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो हमारा यहाँ पर एक ग्लैंड होता है बेटा जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर एक ग्लैंड है बेटा जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बनाता है, सिक्रीट करता है एक हार्मोन थायरोक्सिन, और इसको थायरोक्सिन बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है बेटा आयोडीन की। सो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। और अगर हमको बेटा सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन ना मिले तो ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना पाता, जिसके कारण बेटा हमारे थायराइड ग्लैंड इस तरीके से एनलार्ज हो जाता है और एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गोइटर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेटा इसके ऊपर क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इवन इन योर स्कूल एग्जाम। आगे बढ़ते हैं बेटा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, तो सबसे पहले याद करो भाई इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम है, इंसुलिन बनता पेनक्रियास के अंदर है, पेनक्रियास को सिक्रीट करते हैं, एंड इसका काम है अगर हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हाई हो गई है, शुगर हाई हो गई है, तो उसको कम करने का। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास, ट्रू। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, नो, ये काम बेटा ग्रोथ हार्मोन का होता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ट्रू। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, ये भी सही है। तो यहाँ पर बेटा गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। लल्लू क्वेश्चन था। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, आपको मिसमैच पेयर मतलब यानी कि गलत इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, गलत है। एड्रेनलिन बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ी करता है, वो तो हमारा एड्रीनल ग्लैंड करता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला ही हमें आंसर मिल गया बेटा, पर फिर भी प्लीज रीड करना है, फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, ट्रू। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवरी, ट्रू। थायरोक्सिन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ट्रू।
तो यहाँ पे बेटा इनकरेक्ट, मिसमैच्ड पेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए। The shape of guard cells change due to the change in, अरे ये दो क्वेश्चन हमारा लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड लग रहा है, राइट। तो यस, यहाँ पर बेटा अगर हम देखें गार्ड सेल्स जो होते हैं अगर उनके अंदर पानी जाता है तो वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और पानी अगर बाहर निकलता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, गार्ड हमारे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, तो भाई ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना है जो हमें देखने को मिलता है। हमारे प्लांट के अंदर जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचता है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाता है। अब वो पॉलन ट्यूब भाई इधर उधर इधर उधर क्यों नहीं ग्रो कर रही? व्हाई इट इज गोइंग ओनली टुवर्ड्स नीचे 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 ओवरी के अंदर? क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है और ये पॉलन ट्यूब जो होती है बेटा उन केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है और उसके तरफ ग्रो करती है। इसी को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म है या नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, तो आप क्या कहोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद है, राइट, आई जस्ट लव सनफ्लावर। एंड सनफ्लावर के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो क्या करते हैं, they always chase the sun, they always face towards the sun। तो अगर सन यहाँ पर है तो बेटा उनका फेस यहाँ रहेगा, अगर सन यहाँ पर है तो उनका फेस यहाँ आ जाएगा, अगर सन यहाँ पे है तो बेटा उनका फेस क्या हो जाएगा? तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सन, राइट। तो यहाँ पे बेटा सन मतलब लाइट, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। आगे चलते हैं बेटा। The substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant is due to, substance basically it is asking about hormone। कौन सा हार्मोन है बेटा जो मेच्योर लीव्स को, फ्रूट्स को क्या है, पौधे से गिरा देता है? तो यहाँ पर बेटा हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जब कोई फल या कोई प्लांट की लीफ क्या है मेच्योर हो जाती है तो उनको खुद ब खुद वो नीचे गिरवा देता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। नर्व इंपल्स जो है डेंड्राइट से लेकर एक्सोनल एंड की तरफ जाती है, वेरी गुड, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड देन एक्सोनल एंड यानी कि नर्व एंडिंग। तो भाई ये स्टेटमेंट तो कतई ही सही है। एट द डेंड्राइटिक एंड, ओके ध्यान से रीड करो, डेंड्राइटिक एंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है और रिलीज कराती है कुछ केमिकल्स को, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनती है और वो जाती है टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ओके, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, अभी देखते हैं। द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड पे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वेरी गुड, एंड वो साइनेप्स को क्रॉस करके एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। A neuron transmits electrical impulse not only to another neuron but also to muscle and gland cells। तो बिल्कुल सही है भाई, जरूरी थोड़ी है एक न्यूरॉन मैसेज को सिर्फ दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। भाई न्यूरॉन हमारे जैसे मोटर न्यूरॉन है बेटा, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, वो मैसेज को, सिग्नल को, नर्व इंपल्स को लेकर आते हैं और हमारे ग्लैंड्स तक, हमारे मसल्स तक क्या है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो ये तीनों सही है। मैंने क्या कहा, ये उल्टा पुल्टा हो गया है भाई, है ना, उल्टा पुल्टा हो गया ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, आंसर वही होगा जो गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। आगे बढ़ते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, अब ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है भाई, मैं चाहती हूं आप कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। मेड्यूला इन फोरब्रेन, मेड्यूला इन मिड ब्रेन, मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन, मेड्यूला इन स्पाइनल कॉर्ड, है ना। मेड्यूला तो पता था बट आगे का क्या, आगे का भाई तुम खुद सोच के बताओ ना मुझे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन? इनवॉलंटरी एक्शन कौन सा नहीं है? तो देखो बेटा, वॉमिटिंग इनवॉलंटरी एक्शन है, सलाइवेशन इनवॉलंटरी एक्शन है, हार्ट बीट इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बेटा जिनको तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉमिटिंग खुद आएगी, सलाइवा खुद आएगा, हार्ट बीट खुद अपना ऊपर नीचे होगी, मैं इसको कितना ही चाहूं बेटा अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती। बट चूइंग क्या है, चूइंग तो एक वॉलंटरी एक्शन है। जब तुम्हारा मन करेगा बेटा गाय भैंस की तरह बैठ जाओ, है ना, मुंह चलाओगे, चबाओगे, जब मन करेगा उसको शुरू कर सकते हो, जब मन करेगा उसको रोक सकते हो, राइट। तो आपको चूज करना है इनवॉलंटरी एक्शन क्या नहीं है। भाई ये नहीं है तो यही आंसर होगा।
तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना क्वेश्चन करते टाइम, ये नहीं कि बस जो मन करा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर कोल्ड, ही और शी कैन नॉट। तो बेटा जब किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा सिवियर कोल्ड होता है तो वो क्या नहीं कर पाता, वो टेस्ट ऑफ एन एप्पल और टेस्ट ऑफ एन आइसक्रीम के डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम दैट फ्रॉम अ अगरबत्ती, डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट, आंखें थोड़ी सा खराब हुई हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट, अरे स्किन में थर्मोरिसेप्टर तो अभी भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर किसी को बहुत ही सीवियर कोल्ड है तो उसकी नोज ब्लॉक होगी, नोज ब्लॉक होगी तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, स्मेल को ढंग से सेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्मेल वाला पार्ट क्या होगा, सबसे पहले अफेक्ट होगा, और अगर ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा ना बेटा तो थोड़े दिन बाद उसको टेस्ट भी ढंग से नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ऑप्शन बी होगा, बट अगर ये बहुत ज्यादा सिचुएशन अगर खराब हो गई ना बेटा तो टेस्ट भी सेंस नहीं हो पाएगा ढंग से। जैसे आपने देखा होगा जब आपकी तबीयत खराब होती है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मम्मी कोई भी सब्जी रोटी कुछ भी खिला रही, किसी का टेस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली में ऐसा होता है बेटा, जब आपको सीवियर कोल्ड होता है ना, आपके टंग के गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं बेटा, थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि किसी चीज का फ्लेवर या टेस्ट ना आपको उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों की वजह से डेवलप होता है, तो बेसिकली यहाँ पे पूरा सब बिगड़ जाता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन भी भाई, अगर तुम उड़ान में हो, उड़ान 2.2 में हो, या तुमने मेरा कोई वन शॉट लेक्चर देखा है, और अगर तुमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है, कुछ भी तुम्हारी बैकलॉग चल रही है, तो भाई मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट लेक्चर डला हुआ है, वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, और ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करा है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम BQ, यानी कि बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको डायरेक्शन बतानी है, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन है डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोनल एंड, जिसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ जा रहा है, जो कि उल्टा हो गया है, इनकरेक्ट। यहाँ पे सेम चीज देखो बेटा, यहाँ नर्व, यहाँ पे क्या है बेटा, नर्व एंडिंग से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर डेंड्राइड, फिर डेंड्राइड से डेंड्राइड, ये तो गड़बड़ चल रही है भाई। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे डेंड्राइड, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर डेंड्राइड, फिर डेंड्राइड, सॉरी फिर डेंड्राइड, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये सही लग रहा है क्योंकि यही सही है क्योंकि यही सही है, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट थायरॉक्सिन इज नॉट ट्रू, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आयरन इज एसेंशियल, नो बेटा, आयोडीन इज एसेंशियल। थायरॉक्सिन का सिंथेसिस कराने के लिए आयोडीन एसेंशियल होता है, ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है। आंसर ऑप्शन ए हो गया, बट हम आगे की स्टेटमेंट रीड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कतई सही। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन, वेरी गुड, करेक्ट। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, यस, ठीक है। इसको T3 हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो आंसर बेटा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, भाई ड्वार्फिज्म हाइट छोटी रह गई, हाइट छोटी क्यों रह गई, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जितना रिलीज होना चाहिए था उतना रिलीज नहीं हो पाया। क्यों क्यों क्यों, आंसर ऑप्शन बी होगा, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, किशोर अवस्था, प्यूबर्टी के टाइम पर बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं किस चीज का सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस नहीं बेटा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन होता है, उल्टा पुल्टा हो गया भाई, है ना, उल्टा पुल्टा हो गया। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है और ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है, तो ये गलत हो गया भाई, ठीक है। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, इनकरेक्ट, ओवरी बनाती है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा एज द करेक्ट आंसर। अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, तो भाई एक डॉक्टर ने कहा कि बेटा, डॉक्टर ने कहा एक पेशेंट को कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पेनक्रियास ढंग से काम नहीं कर रहे। अगर उसके पेनक्रियास ढंग से काम कर रहे होते तो उसकी बॉडी में इंसुलिन बनता, और अगर इंसुलिन बनता तो उसकी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल थे वो हाई ना रहते, वो ऑटोमेटिकली नीचे आते, राइट। तो आपको क्या लग रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी बताओ। उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने को कहा गया है, क्योंकि बेटा इंसुलिन है नहीं, इंसुलिन है नहीं तो शुगर लेवल क्या है, हाई है,
तो आंसर ऑप्शन डी होगा as the correct answer. Option D correct answer. The hormone which increases the fertility in males. तो बेटा males के अंदर fertility मतलब related to बेटा हमारा reproduction, right? Reproduction is related to gametes मतलब sperm cells. तो बेटा अगर किसी की बॉडी के अंदर sperm cells कम है तो दैट इज लिंक्ड टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, राइट। तो यहाँ पर बेटा अगर किसी के बॉडी में स्पर्म उतने नहीं बन रहे जितने बनने चाहिए, राइट, तो हम कहेंगे यार इसकी फर्टिलिटी कम है। क्या कर सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट्स एंड ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी होगा। याद रखेंगे दिस इज ओनली लिंक टू मेल्स। अगर फीमेल्स आ जाते हैं तो बेटा वहां पे एस्ट्रोजन और ये सब चीजें ऐड करनी होंगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। अब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का आंसर भी तुम दोगे बेटा होमवर्क में। बेटा चैट में मुझे कमेंट में 2 क्वेश्चन के आंसर चाहिए, एक ये वाला और जो मैंने पहले दिया है, ठीक है। वो तो बहुत ही लल्लू सवाल है, वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अनपेयर्ड का मतलब क्या है मुझे तो नहीं पता क्या है, ये तुम खुद ढूंढो। अनपेयर्ड का मतलब क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर करो, है ना। क्वेश्चन ये भी लल्लू ही है बट थोड़ा सा तो सोचो भाई, ठीक है। आगे, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बच्चों को लगता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को बोलते हैं। यहाँ पे बेटा 2 न्यूरॉन्स के बीच में जहां पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है, तालमेल चल रही है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। आंसर ऑप्शन डी होगा एज द करेक्ट आंसर डी, ठीक है। इन ह्यूमंस लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है? तो बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओनली लिंक्ड विद रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम नहीं। आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी होगा। मैम कैसे? सबसे पहले तो देखो बेटा, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रही है, चाहे डाइजेशन की प्रोसेस है, चाहे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, चाहे सर्कुलेशन की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेसेस में बेटा हमारी क्या हो रही है, चीजें इधर से उधर जा रही हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स क्या है, इन्वॉल्व है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच में तालमेल बनाना पड़ता है। तालमेल बनाना मतलब उनके बीच में बातचीत करानी पड़ती है। बातचीत कराने का मतलब यह है उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना पड़ता है। कम्युनिकेशन कराने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर करना पड़ेगा मैसेज को, सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब मैसेज को, सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने को ही तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना, राइट, कम्युनिकेट करना। और वो किसकी मदद से होता है बेटा, वो 2 चीजों की मदद से होता है। एक तो बेटा हमारे न्यूरॉन्स जो कि क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और एक हो गए बेटा हार्मोन जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। एंड इस तरीके के सवाल भर भर के बेटा आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। भर के तो नहीं बट हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा इस तरीके का। आपको ABCD पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और डायरेक्शन बताना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। तो भाई ये तुम्हारे रिफ्लेक्स आर्क का क्या है, डायग्राम है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। रिफ्लेक्स आर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। और आखिरी में ये भी बता दूंगी कि पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे ABCD क्या है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए क्या है बेटा, यहाँ पे गर्म चीज को हाथ लगाया, थर्मोरिसेप्टर ने सेंस किया, तो यहाँ पर बेटा जी ये जो जा रही है ये व्हाट इज ए क्या है बेटा, रिसेप्टर ने जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया उसको आगे कैरी करके लेके जाएगा कौन, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर होगा सेंसरी न्यूरॉन। बेटा प्लीज इसको रीड करके आएंगे, समझ कर आएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद बेटा बी क्या है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे रिले न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन कहाँ पर होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। अब ये तो भाई क्या है, ये क्या है, सबसे पहले ये ब्रेन तो है नहीं। दूसरी बात, रिफ्लेक्स आर्क को दिखाई गई है आपको, रिफ्लेक्स एक्शन दिखाई गई है। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा बी इज स्पाइनल कॉर्ड। बी क्या है, बी स्पाइनल कॉर्ड है। बी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। फिर उसके बाद बेटा यहां से एक और क्या है, यहां से एक और आपको है ना, एक और आपको क्या दिखाया गया है भाई, एक नर्व दिखाई गई है या न्यूरॉन्स मान लो, वैसे तो सेंसरी नर्व या न्यूरॉन कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि नर्व न्यूरॉन से ही मिलकर बनती है। अब ये बेटा रिले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को उठाकर लाया है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज मोटर न्यूरॉन।
एंड फाइनली बेटा ये क्या है, अरे ये तो अपनी मसल है, ये तो अपनी मसल है, सो दिस इज मसल, दिस इज मसल ABCD, ठीक है, तो ये हो गया अपना मसल, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। तो ये बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है इलोंगेशन ऑफ सेल कौन कराता है, ऑक्सिन। सेल को इलोंगेट करा देगा, सेल पहले ऐसा था, ऑक्सिन उसको ऐसा करा देगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ कराता है बेटा जिब्रेलिन, स्टेम की ग्रोथ कराता है जिब्रेलिन। सेल डिवीजन कराता है बेटा साइटोकाइनिन। बेटा हार्मोन चाहे प्लांट के हो, एनिमल यानी कि ह्यूमन बॉडी के हो, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे। फॉलिंग ऑफ सेनिसेंट लीव, अब ये बच्चों को लगता है पता नहीं है क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनिसेंस, मैं तो नसें काट लूंगा अपना, ये क्या हो गया मेरे साथ। अरे सुनो भाई, फॉलिंग, फॉल कौन सी लीव्स होती हैं, मेच्योर लीव्स होती हैं, जो फुली मेच्योर हो चुकी हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको हम सेनिसेंट लीव्स बोल देते हैं। तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ी सी टफ कर दो ना, तुम पगला जाते हो। फॉलिंग ऑफ सेनिसेंट कौन कराएगा, एब्सिसिक एसिड कराएगा, एब्सिसिक ABA, राइट। तो ये रहे बेटा हमारे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ABCD, राइट। आपको ABCD एंडोक्राइन ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है। सो व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C एंड व्हाट इज D। सबसे पहले देखो बेटा ग्लैंड्स आपको क्या दिए, 4 ग्लैंड्स दिए हुए हैं। तो यहां पर बेटा इफ वी टॉक अबाउट ABCD है, उल्टी पुल्टी नहीं कर रखी है थोड़ी लेबलिंग, आई एम नॉट लाइक दिस इज सेरिबेलम, कहीं बेटा ब्रेन के अंदर आपको 2 पूछे हुए हैं, तो जो मेन जो होते हैं, एक तो हमारा पीनियल ग्लैंड हो गया, एक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एक अपना हाइपोथैलेमस हो गया। थोड़ी सी गड़बड़ है यार इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बेटा ऊपर नीचे किया हुआ है इन्होंने, है ना, ये लेबलिंग्स थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं। सो ये A है, मटर के दाने जितना, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और ये इन्होंने मेड्यूला को कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये निकल रही है, क्वेश्चन ही गलत है। बेटा डायग्राम जिन्होंने बनाया ना उन्होंने गलती करी है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से अपना पीनियल ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो A इज पिट्यूटरी ग्लैंड, नो नो नो, A इज नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड, A इज पीनियल ग्लैंड, B इज पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद बेटा गले में ये बटरफ्लाई जैसी शेप का, ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये बटरफ्लाई जैसी शेप का, ये बताओ क्या होगा। वेरी गुड मैम, ये थायराइड ग्लैंड है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ये थायराइड ग्लैंड है। और यहाँ पे बेटा बिल्कुल यहाँ पे छाती के बीचम बीच बेटा यहाँ पर क्या है, थाइमस होता है, थाइमस ही है ना, यस, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा बेटा वो डायग्राम में थोड़ा सा गलती मिस्टेक हुई है, बट कोई नहीं। इन फिगर ABC विच अपीयर्स मोर एक्यूरेट एंड वाई, आपको 3 डायग्राम्स दिए गए हैं, ABCD में आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। सबसे पहले देखो बेटा तीनों में क्या है, तीनों में पौधे नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, तीनों में पौधे नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा देखो शूट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा ही होता है, शूट ऊपर की तरफ जाता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है, क्या ये ठीक है, बिल्कुल। रूट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, रूट नीचे की तरफ ही जाता है, वो ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करता है, ट्रू। तो बेटा मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही लग रहा है, बट आगे देखते हैं। भाई रूट ऊपर की तरफ लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, नहीं भाई ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो बेटा रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, बट शूट भी नीचे ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A हो गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया बेटा अपना आंसर ऑप्शन A, एंड दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। मूविंग अहेड, लेबल द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। अरे भाई ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने इतना रट लिया है मैम, ये हमको आ गया है मैम। A क्या है, A डेंड्राइड है, और अगर ये रटा नहीं है ना बेटा तो उसको रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रटने की जरूरत ही नहीं है यार, इजी है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन क्लास। A डेंड्राइड, B सेल बॉडी, C इज एक्सॉन एंड D इज नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग और एक्सोनल एंड, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा तो ये हो गया, आगे आ जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम करने हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को किसके साथ मैच करोगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल बी मैच्ड विद नोज, सो दिस विल बी मैच्ड विद
3। उसके बाद थर्मोरिसेप्टर्स, टेम्परेचर आप स्किन की मदद से सेंस करते हो, सो दिस विल बी मैच्ड विद 4। गस्टेटरी रिसेप्टर्स विद टंग, फोटो रिसेप्टर्स विद आईज, सो दिस विल बी 2, राइट। ये हो गए बेटा अपने आंसर्स। व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जब वो किसी भी स्टिमुलस को सेंस करते हैं तो सेंस करने पे वो एक रिस्पांस देंगे। अब वो रिस्पांस जो होते हैं वो मूवमेंट के थ्रू दिखाते हैं। अगर उस मूवमेंट में ग्रोथ हो रही है तो ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर उस मूवमेंट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की बात पूछी गई है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स व्हिच अकर्स इन रिस्पांस टू अ स्टिमुलस एंड दे इन्वॉल्व ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ होती है बेटा, अगर स्टिमुलस की तरफ हो रही है तो पॉजिटिव, और अगर स्टिमुलस से अवे हो रही है तो नेगेटिव। यही चीज यहाँ पर लिखी है। यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ मूवमेंट है, डायरेक्शनल है, मूवमेंट अगर टूवर्ड है, ठीक है, या अवे है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि रूट जो है ग्रेविटी की तरफ शो करते हैं ग्रोथ, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और अगर वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी करते हैं तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, राइट। तो यहां पर इस तरीके से हमारा आंसर होगा। अब व्हाट विल हैपन, अगर हम डाइट में आयोडीन नहीं लेंगे, लो रखेंगे, तो आयोडीन थायरॉक्सिन ग्लैंड बनाने के लिए जरूरी है। थायराइड ग्लैंड को अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा, थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा तो ये क्या होगा बेटा, ये पूरा ऐसे ग्रो हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ग्रो हो जाएगा, है। और क्या होगा बेटा, गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी, है ना। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो मतलब लो, है ना। थायराइड ग्लैंड जब थायरॉक्सिन नहीं बना पाता तो उसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड जब थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता उसको हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। लैक, हाइपो मतलब लो, कम, कमी हो गई है, ठीक है। और एक डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, इसका नाम गोइटर होता है। व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पेपर में साइनैप्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साइनैप्स में बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होता है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग तक, अब आगे उसको क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक इंपल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि आगे गैप आ गया, आगे खाई है भाई, आगे कैसे जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आके क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर यही लिखा होना चाहिए, यस, हमारी जो नर्व इंपल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल इंपल्स, केमिकल सिग्नल में, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, साइनैप्स पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल gets converted into chemical signal। केमिकल सिग्नल बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और ये होता है कहां पर, साइनैप्स पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन नोटिस फीमेल्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में बेटा सबसे ज्यादा जो हार्मोन्स चेंजेस कराते हैं किसी फीमेल के अंदर वो होते हैं ईस्ट्रोजन। आपने स्पेलिंग गलत लिख दी बेटा, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। कहीं पर ओ से लिखा होता है, कहीं पे ई से लिखा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो बेटा यहां पर कौन सा हार्मोन है बेटा, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो बेटा अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएंगे। आयोडीन किसके सिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, तो बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। मुंह जबानी आने चाहिए बेटा ये सब चीजें आपको, ठीक है। ऑल द आंसर्स आर रिटन हियर, आई एम अगेन मेंशनिंग दिस बेटा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है। चलिए बेटा, अच्छा एक और क्वेश्चन, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। तो बेटा हमारे ब्रेन के अंदर कौन से हमारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा। हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो पिट्यूटरी लिख सकते हो आप, है ना, पिट्यूटरी लिख सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद विच ग्लैंड सिक्रीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स। तो हमारा पेनक्रिया है बेटा, वहां से डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, और हार्मोन जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी निकलते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पर बात हो रही है पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज आर द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, एंडो एक्सो दोनों तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी। तो बेटा हमारी किडनी के ऊपर दो समोसे रखे हैं, किडनी के ऊपर दो कैप्स रखी हैं, जिनका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड, उनकी बात हो रही है।
एंड देन उसके बाद विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स। तो बेटा कौन सा ग्लैंड, अब बच्चे लिखाएंगे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेटा, यहां पर बात हो रही है ग्लैंड की, यहाँ पर बात हो रही है ग्लैंड की, तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही है टेस्टिस की, ठीक है। तो प्लीज ये देख लेना, तुम से पूछा ग्लैंड है और तुम आंसर हार्मोन का करके आओगे, फिर बाद में मुझे मत बोलना मैम पता नहीं मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स कैसे मिलेंगे, तुम क्वेश्चन ढंग से रीड ही नहीं कर रहे हो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसको अच्छे से लेबल करना है, ठीक है, और उसका फंक्शन बताना है। फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, मैसेज को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का इसका काम होता है, ठीक है। चलिए बेटा उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो भाई ब्रेन का आपको डायग्राम बनाना है, जब आप ब्रेन का डायग्राम बनाओगे तो आप जरूर याद से बेटा ये चीज बता देना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम जरूर बताएंगे, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। मिड ब्रेन को आप बताएंगे क्योंकि वो हमारे फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को ज्वाइन करने का काम करता है। हाइंड ब्रेन में आप बताएंगे कि हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेरिबेलम जो बैलेंसिंग में, पोस्चर को मेंटेन करने में, मस्कुलर मूवमेंट्स में क्या है बेटा, कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स में हेल्प करता है। उसके अलावा बेटा हम बताएंगे कि अपना जो पॉन्स है वो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट मेडुला, हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, हमारा ब्रीदिंग रेट कह रही हूँ, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है बेटा, क्या है वो कंट्रोल करता है। मेजरली हमारा ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर वो क्या है बेटा कंट्रोल करता है, राइट। सो एवरीथिंग इज रिटन हियर गाइस, ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन हियर, राइट। ये सब चीजें क्या है बेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं। What constitutes the central and peripheral nervous system? How are the components of central nervous system protected? तो भाई कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, हमसे वो कह रहा है कि भी सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब क्या मिलके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है। तो बेटा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा हमारी किससे मिलकर बना है, नर्व्स से मिलकर बना है। फिर नर्व्स में आप बता देना भाई 2 तरीके की नर्व्स होती हैं, एक हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं और एक हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे जो कंपोनेंट्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, उसके नीचे लेयर्स होती हैं जिनका नाम होता है स्पाइनल, इसके नीचे होती है लेयर्स जिसका नाम होता है क्रेनियल मेनिंजेस, 3 होती हैं बेटा, ड्यूरा मैटर, अराकेनॉइड मैटर, पिया मैटर, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है, एक फ्लूइड भरी होती है जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह, कुशन की तरह, स्प्रिंग की तरह काम करती है और हमको शॉक से, इंजरी से, इन सब चीजों से बचाती है, राइट। और सेम फॉर स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, बट स्पाइनल कॉर्ड में हम क्रेनियम नहीं, यहाँ पर हम वर्टिब्रल कॉलियम या बैकबोन लिखते हैं, जो कि छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बनती है। यहाँ पर भी लेयर्स होती हैं बेटा हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, जिनको हम स्पाइनल मेनिंजेस बोलते हैं, और यहाँ पर भी सेम फ्लूइड होती है जिसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। फिर आ जाता है बेटा आपको हर एक हार्मोन का फंक्शन बताना है। थायरॉक्सिन बेटा हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लेकर आता है। एड्रेनलिन बेटा स्ट्रेस हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में आते हैं तो हमारी बॉडी को उससे फाइट करने में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है हमारी बॉडी के, हमारे बोन्स को, मसल्स को ग्रो कराता है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कराता है। प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस जैसे कि आवाज भारी हो जाना, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना, दाढ़ी मूंछ आ जाना, जेनाइटल्स का साइज इंक्रीज हो जाना, ये सारे काम क्या है बेटा हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है, राइट। तो एज आई सेड all the information is given in the notes, just write it nicely in the paper. name various plant hormone, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट हॉर्मोन्स का नाम बताना है, उनके इफेक्ट्स बताने हैं, एंड डेवलपमेंट। तो बेटा ऑक्सिन सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ कराता है, सेल को इलोंगेट कराता है, इलोंगेशन ऑफ द सेल। जिब्रेलिन स्टेम की लंबाई बढ़वाता है ना, ग्रोथ ऑफ द स्टेम। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है। एब्सिसिक एसिड सेल की एब्सिसिक एसिड हमारी प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इनिबिट करता है ग्रोथ को, डोरमेंसी कराता है, और हमारे बूढ़े या मैच्योर लीव्स को, फ्रूट्स को नीचे फॉल कराता है। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग कराता है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल दो।
और रिफ्लेक्स आर्क बनाओ भाई, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। एकदम से वॉलेंट्री मूवमेंट होती है बिना सोचे समझे बेटा हमारे किसी वॉलेंट्री ऑर्गन की इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। किसी गर्म चीज को हाथ लगा के पीछे कर लेना, एकदम से लाइट पड़ने पे आंख एकदम बंद हो जाना, ये सारी चीजें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमको रिफ्लेक्स आर्क बना के दिखानी है, तो भाई है ना, रिफ्लेक्स आर्क बना के दिखानी है या नहीं दिखानी पता नहीं, बट हम बनाएंगे, पेपर में बोली गई हो नहीं बोली गई हो, हम तो बना के आएंगे जी, ठीक है। और अगर ये बनाने के लिए आ गई तो बेटा वॉच विल यू डू, आप बनाएंगे सबसे पहले कि भाई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को सेंस करता है रिसेप्टर, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देता है हमारे रिले न्यूरॉन को, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, ठीक है। रिले न्यूरॉन देता है बेटा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन देता है बेटा हमारे इफेक्टर को, और इफेक्टर फाइनली हमसे रिस्पॉन्स कराता है। बेटा ये एक स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स आर्क है। अगर आपके पेपर में कोई रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर क्वेश्चन आया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं, बेटा ये आप बनाए आओगे ना बेटा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक स्टैंडर्ड चीज है, रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए आएगी, आंख बंद करके बेटा ये बनाकर आओगे ना तो मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे है ना, 2 मार्क्स भी हो सकता है, 1 मार्क मिल जाए, 1.5 मार्क मिल जाए, बट मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। तो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये बनाकर आ जाना, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्टिफाई द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, एक हार्मोनल सिस्टम है, दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। तो हम बताएंगे भाई हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मैसेज को, सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाते हैं और कोऑर्डिनेशन कराते हैं। फिर हार्मोनल सिस्टम की हम बात करेंगे जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और वो हार्मोन्स को बना के डायरेक्टली कहां डाल देते हैं, ब्लड में। अब ब्लड जो होता है बेटा इन हार्मोन्स को कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाता है और जब ये हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं तो वहां जाके ये चेंजेस कराते हैं और फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, इस तरीके से हम अपने पूरे आंसर को क्या है एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो नर्वस वाला तो आप ये लिख ही लोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम में क्या होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से, हार्मोन सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ ही काम करता है। हार्मोन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं हमारी प्रोसेसेस को। यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कब कितना हार्मोन सिक्रीट होगा, रिलीज होगा, कब स्टॉप होगा, कब शुरू होगा, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। वो जब रिक्वायर्ड है तब उनको सिक्रीट कराता है, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको स्टॉप करा देता है। ओके, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटा, केमिकल्स, केमिकल मैसेंजर्स, कोऑर्डिनेशन मतलब कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसकी मदद से होता है बेटा, या तो नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है बेटा, हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर्स किसको बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हम हार्मोन्स को बोलते हैं। केमिकल मैसेंजर्स हम किसको बोलते हैं बेटा, हार्मोन्स को बोलते हैं। तो हार्मोन्स की मदद से ये कैसे होता है तो हम बता देंगे भाई, ग्लैंड्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, ग्लैंड्स इनको प्रोड्यूस करके ब्लड के अंदर डाल देते हैं, अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं और ये क्या है बेटा टारगेट टिश्यू के अंदर चेंजेस करा देते हैं। ओके, व्हाई इज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ साइनैप्स फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन एंड टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन बट नॉट द रिवर्स। ओके भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है जब हम एक न्यूरॉन के डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन से होते होते एक्सोनल एंड तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद सिग्नल हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास ही क्यों जाता है, रिवर्स क्यों नहीं जाता। सबसे पहले तो बेटा हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रैवल होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, पहली चीज। अब जब एक्सोनल एंड पे बेटा हमारा सिग्नल पहुंचता है तो एक्सोनल एंड पे क्या रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वो एक्सोनल एंड से, नर्व एंडिंग से सिग्नल को उठाते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, राइट। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स है न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करती है। इनको क्या है बेटा,
एक ही फॉर्म में, है ना, पास्ट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये स्पेशल चैनल, स्पेशल रास्ते के थ्रू ही क्या है, ट्रैवल करते हैं। और ये जो है बेटा, उनको एक्सेप्ट करने का सिस्टम जो है डेंड्राइट्स के पास ही है, एक्सॉन के या किसी और पार्ट के पास नहीं है, ठीक है। और ये जो फ्लो ऑफ सिग्नल है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल ट्रांसफर। पहले इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर था, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का ट्रांसफर था, धीरे 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 डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंड यानी कि एक्सोनल एंड तक पहुंचते हैं, वहां से केमिकल रिलीज होते हैं जिनका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो डेंड्राइट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। बट वो रिवर्स नहीं करते, ये आपको सबसे पहले तो पॉइंट यही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि आज जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे थे तो क्या आप इन क्वेश्चंस को अपनी साथ साथ दिमाग में आंसर कर पा रहे थे, और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। इफ यू लाइक द क्लास तो जरूर बनाना प्यारे प्यारे सनफ्लावर इन द चैट, एंड जो भी मैंने क्वेश्चन के होमवर्क आपको दिए हैं उन क्वेश्चन का भी आंसर करना। तो अब हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और मुझे बताना कि नेक्स्ट तुम क्लास 10 स्टूडेंट्स को क्या कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट मैं जरूर आप सभी बच्चों के लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।